आप हॉस्पिटल के अंदर चले जाइए, आपका इलाज नहीं हो पाता है। अरे पहले भी इलाज होता था, पहले भी बच्चा पैदा होता था, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी होती थी। लेकिन अब मजदूर है, चले जाइए वहाँ पर आपका बच्चा जो पैदा होता है ऑपरेशन के जरिए कराया जाता है। क्यों? जो कि हार्ट के अंदर कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं बन सकता है। हमारा बच्चा पढ़ने के लिए आज दूर जा रहा है। हमारे बच्चे को एमबीबीएस डॉक्टर बनना है तो उन्हें दूर जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है, महाराष्ट्र जाना पड़ता है, लखनऊ जाना पड़ता है। हमारे बच्चे को इंजीनियर बनना है तो दूर जाना पड़ता है। क्यों? यहाँ नहीं बनना चाहिए? अररिया के अंदर कोई बढ़िया सा स्कूल, बढ़िया सा कॉलेज नहीं बनना चाहिए क्या? बनना चाहिए। अररिया के अंदर भी इंसान बसते हैं, इनके भी वोट से आप जाकर वहां बैठते हैं, गद्दी पर बैठते हैं। लेकिन हर मोड़ पर हमारे वोट से खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे अधिकार से खिलवाड़ किया जा रहा है। अब मौका है कि हम उन्हें जवाब दें, करारा जवाब दें, जो हमें हर मोड़ पर परेशान करता आ रहा है। हर मोड़ पर अभी देखिए हालात हाजरा में कैसा हो रहा है। हम इस मुल्क के रहने वाले हमेशा से हैं, जेल रहेंगे, लेकिन ऐसे कानून नाफिज करके हमें इस मुल्क से भगाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा हो सकता है किसी भी हाल में, हम किसी भी हाल में जिस मिट्टी से पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी से मोहब्बत करते हैं, किसी के बाप का मजाल है कि वो हमें इस मिट्टी से भगा दे? किसी के बाप का मजाल नहीं है। लेकिन आज एनआरसी, सीए जैसा कानून लाता है मुसलमानों को, दलितों को यहाँ से भगाने के लिए। याद रखिएगा, ये जो एनआरसी लागू किया गया है, ये एक कास्ट के लिए नहीं किया गया है। इसमें जब पड़ेगा तो हिंदू भी पड़ेगा, मुसलमान भी पड़ेगा, दलित भी पड़ेगा, पिछड़ा भी पड़ेगा, ईसाई भी पड़ेगा, यहूदी भी पड़ेगा, सब इसमें आएगा और सब क्या दिया जाएगा। लेकिन हमें एकजुट होना है। अगर उस बिल की मुखालिफत किया है तो वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, शेरे खुदा। इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बिल को जिस तरह गांधी जी ने फाड़ा था, असदुद्दीन ओवैसी ने भी उस तरह बिल को फाड़ दिया और कहा कि हम एनआरसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये कानून के खिलाफ है, आर्टिकल के खिलाफ है। वो एनआरसी को एक्सेप्ट, लिहाजा हमें और आपको मौका ऐसा मिला है कि हम इस बार सब एकजुट हो जाएं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के पतन छाप पर निशान दे करके, पतन छाप पर बटन दबा करके कामयाब बनाए। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये दर्शना चौक के क्रांतिकारी नौजवान, हमारे बुजुर्ग, माताएं और बहनें, सबको मेरा सलाम है। हम सब यहाँ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हम सब के बिहार के सदर जनाब अख्तर ईमान साहब, हमारे अररिया ज़िला के सदर आली जनाब राशिद अनवर साहब और अररिया ज़िला के ही महिला सदर मोहतरमा गुलशन आरा साहिबा, जो आप सबके बीच हैं और जब से वो यहाँ आई हैं आप सबके बीच हमेशा रही है, एक खादिम की हैसियत से और आप लोगों के दुख दर्द में काम आने की हैसियत से मैडम ने हमेशा आपको अपने साथ रखा है। हमारी वफादारी और खुलूस ये बनता है कि हम जब अब वक्त आया है हम भी मैडम का साथ दें, मोहतरमा गुलशन आरा साहिबा का वफादारी के साथ दें। ये हमारी वफादारी का बयीन सबूत होगा इंशाअल्लाह। और इनका साथ देने का मतलब है कि उस पार्टी का आप साथ दे रहे हैं जिस पार्टी ने हर बुरे वक्त में आपका काम आया है और उसने हर दबे कुचले और मजलूम लोगों की कमजोर आवाज को मजबूत बनाने का काम किया। पतंग छाप में जिनको भी टिकट मिले, और मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है अगर आप लोगों की दुआ रही
कि मोहतरमा मैडम गुलशन आरा साहिबा को भी पार्टी के आला कमान टिकट सौंप करके यहाँ से इस टिकट को कामयाब बनाने का फैसला कर सकते हैं। विधानसभा के लिए अगर मैडम मोहतरमा गुलशन आरा साहिबा को टिकट मिलता है तो आप लोगों को एकजुट होकर, पूरे मुत्तहिद होकर अपने इस इंदिरा गांधी जैसे उससे भी ज्यादा लीडर और बहादुर शेरनी, जो कि हाट की शेरनी मोहतरमा गुलशन आरा साहिबा का हम सबको साथ देना है। देंगे कि नहीं देंगे? ये चौक में आने का मतलब है कि आप लोग यहाँ जाकर के ये फैसला लीजिए कि अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को और अपने नौजवान दोस्तों और साथियों को सबको ये बताना है कि भाई 70 साल से जिन लोगों का हमने साथ दिया, उन्होंने हमारे वोट देने के सिले में, नतीजे में हमको कुछ नहीं दिया, लॉलीपॉप पकड़ा दिया। हमने उनको वोट दिया, हमारा रोड अभी तक खराब पड़ा हुआ है। हमने वोट दिया उन्हें, हमारे ये जो नौजवान बच्चे जो बेरोजगार बैठे हुए हैं उनको रोजगार नहीं दिया। बेरोजगार लोगों में हम भी हैं, हजारों डिग्रियां लेकर बैठे हुए हैं। यहाँ हमारे जैसे कितने नौजवान होंगे जो डिग्रियां लिए बैठे हैं। ये नीतीश सरकार बिहार में आई तो उनको नौकरी देने में नाकाम साबित हुई। अगर बेरोजगार होके भी लॉकडाउन के अंदर हमारे जितने लोग बाहर फंसे हुए थे वो पैदल चल चल करके यहाँ आए हैं, सड़कों में बैठ करके यहाँ आए हैं। कितने लोग रास्ते में मर गए, मैं अपने आंखों से देखा हूँ। उन मासूम बच्चों को बिलखते हुए, जिनकी बिलबिलाहट को देखकर मेरा दिल तड़प उठा था। मैं अपने हिस्से का बिस्किट भी उन्हें देके आया हूँ। यही तरक्की है क्या? यही विकास है? अगर ये तरक्की है नीतीश सरकार की तो आप लोग ये समझिए कि ये तरक्की नहीं है, नाकामी है। हमको दोबारा उनको सत्ता में नहीं लाना है। कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू जो पार्टी सेकुलरिज्म का दम भरती है और हमारे वोट के लिए वो सेकुलर बन करके हमारे ही खिलाफ वो साजिश करते हैं। कोई ऊपर से, बाहर से करता है, कोई अंदर से करता है। उनको हम अब तक वोट देते हुए आए हैं। अब फैसला कर लें कि ये हमारे दुश्मन है, आस्तीन के दुश्मन है। हम इनको नहीं देंगे, हम नहीं देंगे उनको अपना वोट। ये अधिकार हमारे इस संविधान ने, कानून ने दिया है कि हम जिसको अच्छा समझेंगे उनको अपना वोट देंगे। अब ये वक्त बता चुका है कि अब इस मुल्क के अंदर सबको लेकर चलने वाली जो पार्टी है, मजलूमों दबे कुचलों की आवाज मजबूती से उठाने वाली जो पार्टी है, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM पतंग छाप की पार्टी है। और उस पार्टी के महिला सदर मोहतरमा गुलशन आरा को इंशाअल्लाह सांसद तक पहुंचाएंगे, विधानसभा तक पहुंचाएंगे और इंशाअल्लाह पार्टी फैसला कर ले तो उसके साथ हम सबको खड़ा रहना है। तहिया कीजिए, हाथ उठाइए, आप इस पार्टी के साथ हैं कि नहीं? हम सब इसके साथ हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके इस हाथ उठाने को कबूल फरमाए। अब मोहतरमा हमारे हक में जो भी फैसला करेंगे यहाँ पे आए हुए मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हिंदू भाई को प्रणाम, मुस्लिम भाई को सलाम। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, हमारे नेता बारिस्टर असदुल अवैसी साहब हिंदुस्तान में कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं, हम लोगों का आवाज को बुलंद कर रहे हैं और हम लोगों को भी चाहिए उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चले और उसके बातों को आगे बढ़ाए। और हम लोग जो आप लोग बीत आए हैं उनके पैगाम को पहुंचाने के लिए आए हैं, जो कि हाट विधानसभा से जिनको भी आला कमान टिकट दे और हम लोगों को चढ़ बढ़ के हिस्सा लेना है और पार्टी को जिताना है। और जैसे कि आपका ये गिरदा पंचायत है, दर्शना हटिया पे आने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। आप लोग ने, कुछ लोग बोला रोड नहीं तो वोट नहीं, ये सच बात है। और आप लोग बचपन से 55 तक सुने रोड नहीं है, उनसे सवाल जवाब कीजिए। हमने आपको रहबर बना के भेजा, रोड क्यों नहीं बनाए?
5 साल आप क्या किए? आप हमारे हरवा है, हम आपका गिरियस है। सवाल जवाब। अगर आपका हरवा वो काम नहीं किया है, उस हरवा को आप बाइकाट कीजिए, हटाइए, दूसरा हरवा को चुनिए। अगर वो भी काम नहीं करेगा तो आप उनको भी हटाइए। 70 साल आपने कांग्रेस को मौका दिया, 15 साल लालू जी को मौका दिया और 15 साल प्रचंड सरकार को मौका दिए हैं और सबने आपको धोखा दिया है। और अवस्थी साहब को आप 5 साल मौका दीजिए, इनका पतंग को उड़ाइए, आपका बातों को उड़ाएगा। 12 करोड़ जनता आपको सारे पार्टी धोखा दिया है। इस बार आप मुट्ठी बन जाइए, मुट्ठी बन करके सारा 12 करोड़ जनता सारे पार्टी को धोखा दीजिए। बेशक इस बार धोखा दीजिए उनको। जब तक धोखा नहीं दीजिएगा आपको मौका नहीं मिलेगा। इंशाअल्लाह आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा, आपका बच्चा आगे नहीं जाएगा, आपका बच्चा जाहिल रहेगा। और यही चाहता है यहाँ के जनता के लोगों के लिए, यहाँ के नेताओं। आप लोग इस बार ठान लीजिए, अवस्थी साहब को जिताना है, अख्तरुल इमाम को बिहार में बैठाना है और जाकर के उनके हाथ को मजबूत करना है। देखिए 50 से बड़ा है बिहार में। इंशाअल्लाह हमको उम्मीद है कि 50 सीट जीत जाएंगे। आप लोग चाहेंगे तो, आप लोग नहीं चाहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए और यहाँ पे हमारे साथ पूरे एमआईएम की टीम चल रही है। मैं उन लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे जिला के महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष गुलशन आरा जी, उनके बात को भी सुनना है, वो आपको बेहतर समझाएंगे। आप लोग समझदार आदमी हैं, सूझबूझ के साथ उसके बात को सुनेंगे, गौर करेंगे और उनके बात को सुन के आप लोगों को आगे पहुंचाना है। और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। इस दर्शना हाट की तमाम जनता जनार्दन, बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों और मेरे साथ में चल रहे, मेरे कारवां में चल रहे मेरे साथियों, बाबू मिन्हाज साहब, बाबू तौसीफ साहब, बाबू तौसीफ साहब, निशाद बाबू, अब्दुल हक बाबू, अशरफ बाबू, अब्दुल रब साहब, मैं आप सभी का, आप तमाम लोगों का तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच असदुद्दीन ओवैसी साहब का पैगाम लेकर के आई हूँ। आज मैं अख्तरुल इमाम साहब का पैगाम लेकर के आई हूँ। आज आप लोगों को ये बताने के लिए आई हूँ कि आज जब से देश आजाद हुआ, इन गद्दारों ने हमारे मुल्क में और हमारे राज्य में इन्होंने राज किया। लेकिन अब वक्त आया है हमारे शेरे हिंदुस्तान, अब वक्त आया है बिहार हिंदुस्तान के हाथ को मजबूत करने का। मेरे साथियों, मैं कहना चाहूंगी, आपको बताना इस जगह अगर समाप्त कर दीजिए, बढ़िया है। वो आगे चौक में पहुंच गया चौक। नहीं, उसका रिबन कर देते। बड़ा आदमी आ गया। हाँ, अच्छा कर रहे हैं।
बुढ़ा भाई अब बंद कर दीजिए, अंधेरा भाग लिया फ्लैक्स जरा दीजिए। तो हमने बंद कर देते हैं, अंधेरा हो गया हो। तो आज फिर से ये गद्दारों को हटाने का अब वक्त आया है। ये वक्त फिर 5 साल के बाद मिलेगा। ये बहुत कीमती वक्त है। और जो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी है, ये मजलूमों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, बेकशों की पार्टी है, बेबसों की पार्टी है। आज अशदुद्दीन ओवैसी साहब इन लोगों की आवाज बन चुके हैं। मजलूमों की आवाज है, दलितों की आवाज है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस सारे लोगों की आवाज है। मैं कहना चाहूंगी आप लोगों से कि इस बार बिल्कुल ही आप लोग एक मन बना करके आप लोग भी जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज हम लोगों के लिए बुलंद हुई थी, उसी तरीके से जरूरत है आप लोगों को आवाज बुलंद करने की और असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करने। इनकलाब आपने देखा होगा, हाथ उठा के थपड़ी पे क्या बजाते हो? आपने देखा होगा कि ये एनआरसी सीए एनपीआर का जो आप लोगों ने देखा होगा, जो ये जालिम सरकार ने सदन में बगैर सोचे समझे जो पारित करने का काम किया, उनमें आवाज बुलंद करने का सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब को ही ताकत था, उनको ही कुव्वत था, उन्होंने ही अपनी आवाज को बुलंद किया। ये एनआरसी सीए एनपीआर सिर्फ मुस्लिमों के लिए ही नहीं था, ये बदहाली हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित सारे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता। मेरे भाइयों आप बताइए, 17 में जो सैलाब आया था, क्या आप लोगों के घर में है किसी के पास कागजात मुकम्मल मिलेगा? क्या आप नानी दादी माता पिता सभी का कागजात दिखा सकते थे? नहीं दिखा सकते थे। जब नहीं दिखाते तो आपसे बहुत प्रेम से कागजात लेकर के उसके बाद उनका बहुत ही बारीकी से वो छानबीन करके बाद में आपको कहा जाता कि जनाब आपका प्रूफ नहीं मिल रहा है जो आप यहाँ पर रहेंगे, आपको फला जगह जाना होगा, डिटेंशन कैंप में जाना होगा। वही ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो राज चल रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में जैसे मजलूमों को सताया जा रहा था, वही वक्त आ जाता अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब अपनी आवाज को बुलंद नहीं करते। मेरे भाइयों, यहाँ पे हिंदू समाज के भी मेरे भाई हैं, आप लोग ये जान लें कि उनकी आवाज सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, उनकी आवाज आवाम के लिए, उनकी आवाज पूरे हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान में जितने भी नागरिक रहते हैं उनके लिए है। इसलिए आज बिहार में चुनाव का मौसम आ गया है, चुनाव का दौर आ गया है। न जाने कब इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा, न जाने कब घोषणा हो जाएगा और जरूरत है कि अब असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करने की जरूरत है, उनकी आवाज को बुलंद करने की। उनका हाथ कैसे मजबूत होगा? जब आप लोग यहाँ से एमएलए एमपी चुन करके भेजेंगे। तो अभी एमएलए चुनने का वक्त है, आप लोग एमएलए चुनकर भेजेंगे तब आपकी आवाज जो है सदन में, जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब दहाड़ते हैं शेर की तरह, उसी तरीके से आपके जो रहनुमा हैं, जो जिन्हें आप चुन के भेजेंगे, वो दहाड़ेंगे, क्योंकि दोनों की आवाज में आवाज मिलेगी।
आपको ताकत मिलेगी। और ये जो बदहाली है अब वक्त आया हिस्सेदारी की, अब हम लोगों को हमारा हिस्सा चाहिए। ये जो बदहाली है आपने देखा होगा, अभी क्यों सुनने को मिल रहा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। वाजिब कहा उन्होंने, गैर वाजिब नहीं कहा है। आप लोगों का कहना बिल्कुल सही है, रोड नहीं तो वोट नहीं। जब आप वोट नहीं दे सकते, आपको नेता बनाकर भेजता हूँ अपना कीमती वोट दे करके, तो आप जब नेता बन करके जाते हैं, जब मेरे शुभचिंतक नहीं हो सकते, मेरे इलाके के बारे में आप चिंतन नहीं कर सकते, तो आपको दोबारा यहाँ आने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। इस बार मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आप लोग इस बार अपने अंदर मुकम्मल इरादा कीजिए कि ऐसे दलालों को, ऐसे चोरों को, लुटेरों को आवाज उनके लिए, उनको जो है ऐसे लुटेरों को जवाब देने की जरूरत है कि जाइए, आपका बिहार में अब कोई चारा नहीं। आपने देखा होगा ये दलाल, अब इलेक्शन का दौर आ गया है तो ये ले लो, वो ले लो, जैसे साग सब्जी लोग बेचते हैं ना, उसी तरीके से आप सारा चीजों घोषणा कर रही है, तो मैंने घोषणा कर दिया, वो तो घोषणा कर दिया, वो तो घोषणा कर दिया, पेपरों में, जमीन पर नहीं। आप ब्लॉक में जाइए, ब्लॉक का क्या दुर्दशा है, अफसोस होता है। मैं भी एक प्रतिनिधि हूँ, 50,000 जनता से चुन करके बनी हूँ, लेकिन आज ये गुंडे की सरकार है, ये लुटेरी की सरकार है, सारे स्टाफ लुटेरे बन चुके हैं, बेगर पैसा का एक कदम हिलता नहीं। जब आवाम जाती है तो उन्हें लूटने का काम करते हैं। सिर्फ वो पहचानते हैं तो किनको, कुर्ते वाले को, नेता को। अगर कोई चला गया मेरे जैसा लोग तो आप करवा लीजिए मैडम, चली जाइए, लेकिन जब मेरी जनता जाती है उसे धुतकार करके भगाने का काम करते हैं। तो ये यहाँ पे जिनकी हुकूमत है, ये नीतीश कुमार अफसरशाही बनाया है बिहार को, तो इस बार उसको आवाज बुलंद करके उन्हें हटाने की जरूरत है। बटन दबा करके, पतंग में आप अपना वोट डाल करके उन्हें वैसे दलालों को हटाने की जरूरत है जो दलाल आज 15 साल से यहाँ राज कर रहे हैं। आप देख लीजिए, कांग्रेस है या राजद है, ये लोग भी मुसलमानों को, यादवों को, दलितों को, अन्य कास्टों को ये लोग वोट हमारे बाप की जागीर है, और वोट ले जाने के बाद इन्हें याद नहीं आता, इन्हें लोगों का याद नहीं आता। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आप लोगों के बीच आकर मुझे अच्छा लगा। ये कि मन कर रहा है कि आपसे बहुत देर तक बात कर, लेकिन सफर बहुत लंबा है और वक्त बहुत कम है। शाम हो चुकी है, हम लोगों को अपने मंजिल मकसूद तक भी पहुंचना है। इसलिए मैं फिर से आपको कहूंगी, टिकट चाहे जिन्हें भी मिले। आपकी बहन भी आपके सामने आई है, मैं भी दावेदार हूँ टिकट के लिए। आप लोगों की दुआ लेने आई हूँ, आप लोगों के दुआओं की मोहताज हूँ मैं, आप लोग दुआओं से नवाजेंगे। मगर एक बात मैं चलते चलते ये कहना चाहती हूँ कि टिकट चाहे जिन्हें भी मिले, आप लोग अपना वोट पतंग नहीं डालेंगे और ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करेंगे, अख्तरुल ईमान साहब के हाथ को मजबूत करेंगे, राशिद अनवर के हाथ को मजबूत करेंगे। ये तमाम लोग आपके हक और हुकूक के लिए लड़ रहे हैं, इनको कोई अपना जाति मुफाद नहीं है, सिर्फ दलितों के लिए, मुस्लिमों के लिए, अन्य हर जातियों के लिए, हिंदुओं के लिए, सभी जातियों के लिए लड़ रहे हैं, सभी का हक हुकूक मांग रहे हैं। एक मजलूम बन चुके हैं, उस मजलूम को सहारा देने का आप लोगों का हक होता है। अगर आप लोगों ने हक तलफी किया तो अल्लाह ताला के यहाँ जरूर पकड़े जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करती हूँ। जय हिंद, जय दर्शना हाट, और दर्शना हाट की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसका फोन है? फ़आल, मुतहर्रिक और हमदर्द सरपंच जनाब जमील अख्तर साहब, जनाब अब्दुल जब्बार साहब, और दर्शना के इस पवन धरती पर मौजूद मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, इज्जत में आप पर्दा नशी मेरी माँ और बहनों, मैं आपकी तमाम हजरात की माँ और बहनों की मौजूदगी को यहाँ सलाम करता हूँ। आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ।
खुश आमदीद कहता हूँ और आपकी यहाँ मौजूदगी को इंसाफ और जुल्म के खिलाफ आवाज़ और मुस्तहकम आवाज़ का आईना में समझता हूँ। बुजुर्गों, साथियों, माँ और बहनों, जैसा कि आपको मालूम है, मेरे गले पे पतंग छाप का निशान है और ये पतंग छाप मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चुनाव निशान है और पतंग आसमान की बुलंदियों पर परवाज करने वाली चीज है। आपका यहाँ मौजूद होना इस बात की गवाही है कि आप पतंग की परवाज को और आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIM की जो पार्टी है, ये खास विशेष तौर पे किसी मुस्लिम की पार्टी नहीं है, बल्कि जब आप इसकी तारीख को पढ़ेंगे, जब आप इस पार्टी के कारनामों को देखेंगे, जब इस पार्टी के गुज़िश्ता तारीख के औराक को पलट करके देखेंगे और इस पार्टी में शामिल लोगों की मेहनत, लगन और इसके कारनामों को अपनी आंखों से देखेंगे या सुनेंगे, तो आपको इस बात पर यकीन करने में कोई शक नहीं होगा कि बिलाशुबा ये पार्टी हर उस शख्स की पार्टी है जिसको सियासतदानों ने दबाया है, जिसको सत्ता की कुर्सी पे बैठे लोगों ने मजलूम बनाया है, जिसको सत्ता की कुर्सी पे बैठे लोगों ने उनको उनका सही हक नहीं दिलाया है। उन तमाम लोगों की ये पार्टी है कि मजलूमों का हक ये पार्टी दिलाएगी, बेबसों के लिए ये पार्टी उठ खड़ी हो जाएगी, लाचारों और बेवाओं, यतीमों और जिनकी कोई आवाज नहीं है उनको भी बोलने का हक जो पार्टी देती है वो AIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की पार्टी है। आपने देखा होगा, सुना होगा, और मोबाइल के इस दौर में, इंटरनेट के तरक्की याफ्ता इस दौर में, हिंदुस्तान में बसने वाला कोई भी बच्चा और यहाँ का कोई भी अदना फर्द ऐसा नहीं होगा जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम न जानता हो। ओवैसी साहब हमारे कौमी सदर, पूरे हिंदुस्तान के इस पार्टी के सदर हैं। मैं उन्हें सिर्फ इस पार्टी का सदर नहीं कहता, बल्कि मैं यह कहता हूं कि हिंदुस्तान में करोड़ों बसने वाले लोगों के आज के दौर में अगर कोई है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। युवाओं की कोई पहली नजर है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। माता और बहनों की जो पुकार है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। जब हिंदुस्तान में, जब भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हिंदुस्तान के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, शिमाल से जुनूब तक, मशरिक और मगरिब से कहीं भी अगर किसी तरह की जुल्म की हल्की भनक भी अगर बैरिस्टर ओवैसी साहब को महसूस होती है तो वो सड़क से लेकर सांसद तक उसके लिए आवाज उठाते हैं। आपको याद होगा जब NRC, CA, NPR जैसे काला कानून को हम सब पर थोपा जा रहा था और उसके लिए अंग्रेजों के बचे कुछ औलाद हिंदुस्तान के एक फर्द को उनके उसी मुल्क से निकालने की कोशिश कर रहा था जिस मुल्क में उनके पुरखों ने कुर्बानी दी थी, जिस मुल्क को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए इस मुल्क की औरतों ने अपने बच्चों को सरहदों पर लड़ने के लिए भेज दिया था और उनकी शहादत पे उन्होंने औरतों ने आंसू नहीं बहाया था, बल्कि उन औरतों ने कहा था मैंने अपने वतन से, अपने कोख से जिस बच्चे को जन्म दिया था वो बच्चा कोई किसी और चीज के लिए नहीं, इस मुल्क की मिट्टी के लिए, यहाँ से अंग्रेजों को भगाने के लिए, अंग्रेजों को खत्म करने के लिए वो बच्चा हमारा इस मुल्क के लिए शहीद हुआ। ये ऐसी माँ और बहनों का मुल्क है। मैं अपनी बहनों से, माताओं से ये दरखास्त करूंगा कि आप अपने को कमतर न समझें। आपके सामने मिसाल है मोहतरमा मैडम गुलशन आया साहिबा, जो इंतहाई शेरनी की आवाज बन करके लीडर और बहादुर होके हम सब मजलूमों, बेकसों और यहाँ के
जुल्म के खिलाफ वो आवाज उठाती है और इंसाफ के लिए लड़ती है। मुल्क जब आजाद हो रहा था मेरी बहनों, मेरे माँ माताओं बहनों, उस वक्त सिर्फ मर्द नहीं थे बल्कि मर्दों के शाना बशाना हमारी माँ और बहनें जब खड़ी हुई थी तब ये मुल्क अंग्रेजों से आजाद हुआ था। सरोजनी नायडू, बेगम महल और इसी तरह हसरत मोहानी रहमतुल्लाह अलैह और बिरादरान शौकत, इनकी जो माएँ थी उन सब ने मिलकर इस मुल्क को आजाद कराया। ये काला कानून जब पास हो रहा था, हमारे इस मुल्क के अंदर जिन लोगों पे सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है वो मुस्लिम कौम है। और ये बिल जब पास हो रहा था, हमारे मुल्क में मुस्लिम एमपी और मुस्लिम सांसदों की कमी नहीं थी। मैं समझता हूँ 23-24 मुस्लिम सांसद थे। मैं समझता हूँ उनके दिल में भी दर्द होगा, लेकिन किसी ने पार्लियामेंट में इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, क्योंकि वो दर्द रखते हुए भी उनको पार्टी ने बोलने नहीं दिया। अगर आवाज उठाई इस बिल के खिलाफ तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ने आवाज उठाई। और न सिर्फ आवाज उठाई बल्कि जैसे गांधी जी ने काला कानून को पार्लियामेंट में फाड़ा था, उसी की एक अलग मिसाल कायम की बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने। और उस बिल को फाड़ते हुए कहा कि सदर साहब, ये बिल हमारे मुल्क को जोड़ने वाला नहीं, तोड़ने वाला। उसी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पैगाम को लेकर दर्शना की इस पवन धरती में हम सब पूरे कार्यकर्ता कारकुनान मोहतरमा गुलशन आरा साहिबा की नेतृत्व में आपके बीच आए हैं। आपके बीच ये कहने आए हैं कि बहुत हुआ जुल्म, बहुत हुई नाइंसाफी और बहुत हो गई हक तलफी। अब हम सियासी तौर पे बेदार हो जाइए और नस्लों को तैयार कर दीजिए और कहिए कि 70 साल से हमको जिस पार्टी ने सेकुलरिज्म का अंधा ऐनक लगा करके हमारे वोट को लूटने का काम किया, अब ऐसा नहीं होने देंगे। अब जाग चुके हैं दीवाने, अब जाग चुके हैं दीवाने, दुनिया को जगाकर दम लेंगे। अब हम जाग चुके हैं, वोट छाप को और पतंग छाप को वोट दे करके यहाँ के जो भी विधायक चुने जाएंगे, उम्मीद है और आप लोगों की दुआ रही तो इंशाअल्लाह मोहतरमा को भी टिकट मिल सकता है। अगर टिकट इनको मिला तो इंशाअल्लाह हम सब जैसे इनको जिला पार्षद बनाए हैं, इंशाअल्लाह इसी तरह हम इनको विधानसभा में पहुंचा करके अपने इलाके के लिए मजबूत आवाज देंगे। ये हम लोग जहाँ रहते हैं ये बिहार है। हमारी पार्टी के पूरे बिहार के जो रियासती सदर हैं, पूरे बिहार के जो रियासती सदर हैं वो आली जनाब अख्तरुल ईमान साहब हैं। मैं तो उनको कहूँगा ये ओवैसी साहब शेर हिंदुस्तान है, इसी तरह हमारे बिहार के शेर बिहार जनाब अख्तरुल ईमान साहब। आपको याद होगा जब बिहार के असेंबली में सूर्य नमस्कार का बिल पास हो रहा था और ये कानून बनाया जा रहा था कि बिहार के जितने भी स्कूल होंगे वहाँ स्कूल के तमाम बच्चों को सूर्य नमस्कार करना पड़ेगा, जो मुस्लिम धर्म के लिहाज से, मुस्लिम अकीदे के लिहाज से जिसकी हमारी संविधान और कानून भी इजाजत देता है, उसके खिलाफ है उस अकीदे के। जब ये बिल पास हो रहा था तो असेंबली के अंदर कोई बोलने वाला नहीं था इस बिल के खिलाफ। तनहा जिसने बोला है वो शेर बिहार जनाब अख्तरुल ईमान साहब थे। उनके बोलने की वजह से ये बिल पास नहीं हुआ। ये है आपके पार्टी के ऐसे ऐसे शेर। आप अगर इनके हाथ को मजबूत नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी सदी की और ये सेंचुरी की सबसे बड़ी गलती होगी। और बिहार को छोड़ दीजिए, बिहार में से जो सीमांचल का इलाका है और सीमांचल में सबसे पिछड़ा अररिया है, अररिया में सबसे पिछड़ा हमारा जोकीहाट है। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, सीमांचल के इलाके में जितने भी जिले आते हैं, जितने भी असेंबली हल्के आते हैं, यहाँ आजादी के बाद से ही हमेशा यहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है। कई सांसद आए, बहुत सारे लोग आए, सियासी तौर पे बहुत मजबूत लोग आए, लेकिन इस इलाके के लिए कानूनी तौर पर जो विशेष रूप से
जो बिल पास करवाने का जिसने काम किया है 371 एक्ट, सीमांचल को विशेष दर्जा दिलाने के लिए और सीमांचल को खुसूसी हैसियत अता करने के लिए, वो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मंजूर नजर आली जनाब अख्तरुल ईमान साहब हैं, जिन्होंने सीमांचल को विशेष दर्जा दिलाने के लिए पार्लियामेंट से एक एक्ट पास करवाने के लिए उन्होंने एक मंसूबा बनाया। ये ऐसी पार्टी है, इस पार्टी को मजबूत कीजिए और इसको वोट दीजिए। हमारी माँ और बहनें, जो वोट, एक वोट से क्या हो जाएगा, ये एक वोट एक सरकार को बना भी सकती है और गिरा भी सकती है, इतनी हैसियत है आपकी। और ये वोट आप ये मत समझ कर आप वोट नहीं देंगे, जिस तरह आप नमाज नहीं पढ़ते हैं गुनहगार होते हैं, अगर इसी तरह अगर अपने अच्छे लीडर को आप वोट नहीं देंगे तो आप गुनहगार होंगे। एक आलिम हूँ, मुफ्ती हूँ, उसकी हैसियत से मैं कह रहा हूँ कि वोट की हैसियत गवाही की है। जैसे अच्छी गवाही देने वाला इस दुनिया से लेकर उस दुनिया तक कामयाब है, इसी तरह एक अच्छे लीडर को वोट देने वाला इस दुनिया से लेकर उस दुनिया तक भी वो कामयाब है। वोट को मामूली मत समझिए और इस सियासत को कोई खिलौना मत समझिए। मैं एक आलिम दीन हूँ, मुफ्ती हूँ, मैं इस सियासत को इबादत की हैसियत से देखता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठ करके लोगों को नमाज भी सिखाते थे और यहाँ से लोगों के लश्करों को भी रवाना करते थे और गवर्नरों को भी पैगाम लिखते थे और उनको अवाम की खबरगिरी के लिए तलकीन करते थे। दुनिया में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ऐसे खलीफा थे जो दुनिया के अक्सर और बेशतर हिस्से में उन्होंने हुक्मरानी की और उनके हुक्मरानी के दौर में कहीं भी किसी तरह का कोई जुल्म उन्होंने नहीं किया। मौका आ चुका है अब इनकलाब लाने का, बदलाव लाने का, चेंजिंग लाने का। अब हम सब नियत कीजिए, क्या आपका इरादा है बदलाव का? क्या आप चेंजिंग लाएंगे? क्या आप सब पतंग छाप को मजबूत करेंगे? यहाँ से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, आली जनाब राशिद अनवर साहब, अख्तरुल ईमान साहब और मोहतरमा गुलशन आरा साहिबा जैसे मजबूत लीडरों की आवाज को इंशाअल्लाह वचन लीजिए, अहद कीजिए कि हम सब उनकी आवाज को। मैं बहुत कुछ कह दिया। मैं ये समझता हूँ कि हमारी ये बातें इंशाअल्लाह हमारे ज़हन दिमाग पर नक्श रहेंगी और जिस दिन वोट का दिन होगा सब कुछ और नहीं देखना है, पतंग छाप को देख करके वोट करना है और अपनी लीडरशिप को मजबूत करना है, जुल्म से बचने के लिए, नाइंसाफी से बचने के लिए और यहाँ कॉलेज बनाने के लिए, बीएड कॉलेज बनाने के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने के लिए और डॉक्टरी के निजाम को, मेडिकल को दुरुस्त करने के लिए इंशाअल्लाह अब जाग चुके हैं दीवाने, दुनिया को बताकर दम लेंगे। और हमारा पैगाम है, अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, अपना तो काम है कि जलाते चलो चिराग, रास्ते में दोस्त या दुश्मन का घर मिले। न सियाही के हैं दुश्मन, न सियाही के हैं दुश्मन, न सफेदी के हैं दोस्त, हमको आईना दिखाना है, दिखा देते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इमाम जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, आली जनाब अख्तरुल ईमान साहब जिंदाबाद, राशिद अनवर साहब जिंदाबाद, मोहतरमा गुलशन आरा साहिबा जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। वस्सलाम, शुक्रिया, जय हिंद। कहाँ बात की है, रोड का तो बनना चाहिए। हाँ बन जाएगा, पहले बनाइएगा तब ना बनेगा रोड। मैंने पहले बनाया, पहले वही बनाया था जो विधायक थे पहले। रोड कहाँ बनेगा, पहले पॉकेट भरेगा, रोड बनेगा। पहले पॉकेट तब पछू रोड। पहले विधायक तुमको है ना। Please like and subscribe my YouTube channel.